एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश जीके की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पर अगर स्टार्ट हुआ तो हम अपना आज मध्य प्रदेश की रिवर्स का बेसिक देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या रिवर्स कितनी फ्लो होती है, किस डायरेक्शन में होती है और कौन कौन सी मेन रिवर्स यहाँ पर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट ये किया था कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट होता है वो किस तरीके से चेंज होता है। क्लाइमेट हम किसे कहते हैं, वेदर क्या होता है, और एक आपका जो मौसम होता है या आपका जो सीजन होता है वो क्या होता है। कुछ बेसिक बातें बता दी थी, उसको आज कंटिन्यू करते हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं यहाँ पर एक बार रिकॉल करना चाहूंगा। तो देखिए, इसका डिटेल मैंने आपको समझाया जरूर है, लेकिन मैं एक बार फिर चाहता हूं कि हमारी जो दो टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक है हमारे सिलेबस के, जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब इससे आपको ये कंफर्म हो जाना है कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मोर देन वन मिलेंगे। दो टॉपिक ज्योग्राफी के, जहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है आपके जो पेपर सेटर होते हैं उनके द्वारा। क्लाइमेट यानी कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जलवायु की। क्लाइमेट यानी क्या बात करेंगे, जलवायु, ठीक है। और दूसरा रिवर यानी नदियां, मध्य प्रदेश में नदियां। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियां होंगी तो नदियां जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी जाकर आपको कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, अच्छे से डैम नजर आएंगे। फिर आप देखोगे कि हमारे यहाँ रिवर्स पर जो है वाटरफॉल है वो पढ़ना पड़ता है। तो काफी सारे क्वेश्चन जो हैं इस रिवर वाले पोर्शन से भी अटैच्ड हैं। फिर जलवायु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर, मिनरल, ये सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है इससे कनेक्टेड। ठीक, तो बेसिक चीज जहां पर हमने कुछ कुछ बातें की उनके बारे में बात करें। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट के आपने कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं, है ना। क्लाइमेट जो है मध्य प्रदेश का, उसका आपने क्लासिफिकेशन किया है। अब क्लाइमेट के जो क्लासिफिकेशन है, ठीक, वो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, तो कुछ बेसिस पे क्लासिफिकेशन है वो मैं समझाता हूं आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जो हमने डिटेल में देख चुके हैं, मैं उसको यहां पर एक शॉर्ट में आपके सामने फिर से लेकर आया हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए, है ना। तो क्लाइमेट में तीन चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने जो क्लाइमेट के जो क्लासिफिकेशन की है, उसमें एक आते हैं कोपेन। ये कौन है, कोपेन। ये कोपेन ने मध्य प्रदेश में जो क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन किए हैं वो कितने पार्ट में किए हैं, तो 3 टाइप से किए हैं। ये बस आपको अभी तक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, अभी तक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको केवल यही याद रखना है कि क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन जो कोपेन ने किया है वो कितने पार्ट में किया है या कितने टाइप से किया है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हमारे यहाँ पर, जो ये थोड़े से आप ध्यान रखेंगे तो मध्य प्रदेश या भारत के ही व्यक्ति कह सकते हैं इनको, सुब्रमण्यम, ए सुब्रमण्यम। एंड श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, ठीक है। ये दो व्यक्ति जो हैं, है ना, ए सुब्रमण्यम एंड श्रीमन नारायण, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें भी मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को इन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है। 3 कैटेगरी बताई, 2 हो गया। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनके बारे में भी देखें। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थॉर्नथ्वेट। क्या नाम है, थॉर्नथ्वेट, ठीक है। ये थॉर्नथ्वेट जो है ये भी अगेन क्लासिफाई करके जाते हैं और ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश का जो है ना वो 3 टाइप से क्लासिफाई किया है। क्लियर। मध्य प्रदेश के क्लासिफिकेशन, जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, उसमें आपको ये तीनों बातें तीन याद रखना है, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि जो क्लाइमेट है ना, ये जो क्लाइमेट है इसमें पहली बात कि कितने साल के लिए लेते हैं हम, तो मोर देन 20 ईयर्स के लिए, मोर देन 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। मोर देन 20 ईयर्स का जो आपका रूटीन होता है, मतलब आप जो जिस एरिया में 20 ईयर्स तक जो चेंजेस देखते हैं वो क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। ये बात। जलवायु की बात कर रहे हैं, बेसिक ये चीजें याद रखना है टाइप्स की। फिर इस जलवायु, जैसे ये तो 20 ईयर से ज्यादा के लिए क्लाइमेट हो गया, अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, सीजन्स आ जाती हैं। तो सीजन्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सीजन जो है, मध्य प्रदेश में कितनी सीजन्स हैं, ठीक है, या मध्य प्रदेश में कितनी सीजन पाई जाती हैं, दोनों बातें, दोनों में से कुछ भी कहिए आप, ठीक। तो मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे सीजन्स की।
ऋतुएं जिनको कहते हैं आप, सीजन्स जो होता है मतलब क्या है, ऋतुएं हैं। तो ऋतुएं कितनी प्रकार की है मध्य प्रदेश में, तो ऋतु भी यहाँ पर स्पेशली 3 टाइप की बताई गई है। कितने टाइप की है, 3 टाइप की। कौन कौन सी है, तो उनको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मेजरली जो है वो 3 टाइप की सीजन्स के बारे में बात की गई है। वो पहला, जैसे आप कहेंगे मध्य प्रदेश में कौन सी ऋतुएं हैं, तो आप कहें यहां पर कि हमारे पास रेनी सीजन है। रेनी सीजन का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं वर्षा ऋतु। क्या कहेंगे आप यहां पर, ठीक है, एक हो गया वर्षा ऋतु। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा विंटर सीजन। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, विंटर सीजन, जिसको आप कहेंगे शीत ऋतु, ठीक। और फिर हमसे पूछा जाए कि और कौन सा, तो तीसरा आप कहेंगे समर, है ना, समर सीजन। तो ये समर मतलब क्या हो जाएगा, तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। ये 3 प्रकार की ऋतुओं के बारे में बात की है, जिसमें मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मध्य प्रदेश में हम अगर हम बोलें तो ये 3 ऋतुओं के अलावा एक ऋतु और पढ़ी जाती है जो कि बुक्स में नहीं होती है, और वो क्या है, तो वो है जिसको हम कहते हैं सेकेंड समर। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड समर कहते हैं, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। इसको क्या कहते हैं, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। इसका जो मैंने आपको मंथ बताया था वो बताया था अक्टूबर नवंबर। इसका मंथ जो होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक। अब मध्य प्रदेश में इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने रेनी सीजन बता दिया, आपने विंटर सीजन बता दिया, आपने समर सीजन बता दिया, ठीक है, बता तो दिए, सीजन बता दिया आपने। लेकिन इनके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है, वो है यहां पर कि इनके और नाम क्या दिए गए हैं। इनके कुछ नाम है हमारे मध्य प्रदेश में, यहां पर इनके कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमारी रेनी सीजन को क्या कहते हैं, हमारी विंटर सीजन को हम क्या कहते हैं, और जो हमारा ग्रीष्म ऋतु होती है उसको क्या कहते हैं, तो जो रेनी सीजन होता है उसको कहा जाता है हमारे यहाँ चौमासा। क्या कहते हैं, चौमासा, ठीक है, स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, चौमासा कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि विंटर सीजन को क्या कहते हैं, तो यहां कहते हैं सियाला। क्या कहते हैं, सियाला, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि समर सीजन को क्या कहते हैं, तो उनाला, ठीक है। और उनाला बोल लीजिए या यूनाला बोल लीजिए, दोनों बुक्स में इसका नाम यूनाला लिखा रहता है, तो यूनाला याद रखेंगे हम लोग। क्लियर, ये 3 है। इसके अलावा एक चीज और है सीजन में जिसको इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, एक बात और कि सीजन्स मध्य प्रदेश में कितने के हैं, कितने प्रकार के हैं, तो हम यहां कहेंगे 3 टाइप्स ऑफ सीजन, 3 टाइप्स ऑफ सीजन्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है, 3 टाइप्स, ठीक, करेक्ट। और एक जो सीजन में इंक्लूड नहीं किया जाता है वो क्या है, तो वो भी ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं लौटता मानसून। क्या कहते हैं, लौटता मानसून, ठीक। लौटता मानसून। अब ये लौटता मानसून कौन सा है, तो ये होता है हमारे दिसंबर के आसपास आता है। और इस दिसंबर में क्या होता है कि फिर से बारिश होती है, फिर से मध्य प्रदेश में क्या होती है, एक बार बारिश होती है, जिसको हम लोग बाद में कह देते हैं कि ये तो केवल और केवल क्या आया है, मावठा आया है ना। एक लोकल टर्म है, लोकल वर्ड है ना। इसको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं मावठा, ठीक। ये कई बार जब होता है तो किसानों के लिए हेल्पफुल भी होता है, ठीक है। कब के समथिंग होता है, तो याद रखेंगे दिसंबर के समथिंग होता है, क्लियर। और जो मैंने 3 टाइप के सीजन्स की बात की है, ये 3 टाइप के सीजन की जो बात चल रही है, वो 3 टाइप के सीजन कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा कि ये रेनी सीजन फर्स्ट हो गया, दूसरा आपका विंटर सीजन हो जाएगा, और तीसरा आपका समर सीजन हो जाएगा, ठीक है। ना सेकेंड समर और ना ही आपका लौटता मानसून, ये दोनों सीजन में काउंट नहीं होती, लेकिन इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक। मैं यहां पर हल्का सा मेंशन कर देता हूं, है ना, नॉट अ सीजन, ठीक है, ये ऋतु नहीं है। और लौटता मानसून भी नॉट अ सीजन, पर लेकिन इनको पढ़ना पड़ता है और पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। क्लियर यहां तक। अब इनका और जब डिटेल करेंगे तो हम सारी चीजें 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और जहां पर स्पेशली हमारे ये सीजन्स की बात है, जो मध्य प्रदेश में ऋतुओं की बात है, करेक्ट। चलिए, सीजन की बात कर रहे हैं, ऋतुओं की बात कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अभी आपको बताया मैंने कि 3 टाइप के सीजन होते हैं। कौन कौन से सीजन है, तो 3 टाइप के सीजन में एक हमारे पास हुआ रेनी सीजन, जिसको वर्षा ऋतु कहते हैं, फिर हुआ विंटर सीजन जो शीत ऋतु कहलाई, और समर सीजन मतलब ग्रीष्म ऋतु। ये 3 टाइप की ऋतुएं जो हैं उनका आप मंथ भी याद रख सकते हैं। मंथ याद रखें तो मेरी तरफ से एक चीज और याद रखें कि यहीं पर हम क्रॉप भी याद रखें। क्या याद रखें, क्रॉप की कौन सी क्रॉप बोई जाती है।
तो जब वर्षा ऋतु की बात करेंगे तो वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाती है। किसकी? खरीफ की। ठीक है, फसल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉप या फिर फसलों की, फसल। ठीक, फिर अगर हम बात करें हमारे विंटर सीजन में, जो हम क्या कहेंगे, हमारा शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में किसकी फसल बोई जाती है? तो रबी की फसल बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल होती है। और फिर जब हम बोलेंगे कि हमारा जो समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु आती है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, वहां पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो वहां पर फसल बोई जाती है जायद की। क्लियर? तो ये आपको फसलें भी याद रख सकते हैं आप अगर चाहें यहां से डायरेक्ट। ठीक, ये लीजिए, आगे बढ़े। बेसिक इतना याद रखें, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, इनका टाइम पीरियड की रेन या मतलब वर्षा ऋतु जून, मिड जून से मिड सितंबर तक, फिर मिड नवंबर से फरवरी तक आपकी ठंड होगी, मतलब जिसको शीत ऋतु कहते हैं, और मार्च और मिड जून तक जाकर आपको जो है वो ग्रीष्म ऋतु दिखाई देती है। उनमें बोई जाने वाली फसलों की जब हम बात कर रहे थे तो अपन ने फसल के नाम लिख लिए कि फसल के नाम हम क्या कहते हैं। तो जो बारिश में बोते हैं उसको कहते हैं हम लोग खरीफ, फिर जो ठंड में बोई जाती है, शीत ऋतु में जो बोई जाती है उसको कहते हैं रबी, और ग्रीष्म ऋतु में जायद बोई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में मानसून आता है, मध्य प्रदेश में मानसून आता है, वो मानसून जो है वो किस तरीके से, तो यहां पर मैं आपको दो पार्ट में बाइफरकेट करके बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो, है, चलो इसको देखो। अब पहले तो ये देखो कि ये वाली जो लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये क्या है? तो ये है एक इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमने कुछ दिन पहले जो है वो क्या पढ़ा था? अक्षांश और देशांतर पढ़े थे। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर से ऊपर पड़ता है इंडियन ओशन, और भारत का ये वाला बिंदु अगर मैं बात करूं जो कि कन्याकुमारी के पास है, ये कन्याकुमारी वाला बिंदु जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड पर है। अब मेरे ख्याल से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड बोलने पर आपको शायद बातें समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने ये पूरा डिटेल करके आपको पढ़ाया है कि लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर जब आप जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और ये क्या आ जाएगी आपकी? तो ये आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कितने पर है? तो 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड पर है। ये आपकी क्या है? 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको आप क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है, ये जो कर्क रेखा है, ये भारत के बीच से और मध्य प्रदेश के भी बीच से गुजरती है। ठीक, अब यहां पर ये जो है ये अरेबियन सी है, जो यहां डिटेल किया गया, ये अरब सागर अरेबियन सी है, और राइट साइड मतलब ईस्टर्न साइड अगर आप देखें तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। हमारे भारत के अरेबियन सी से जो है उसके ऊपर से हवाएं भारत में चलती हैं, और इन हवाओं की दिशा मैंने आपको बताई थी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये कौन सी होती है? साउथ वेस्ट विंड्स। इनका नाम याद रखें कि ये दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी जब आती है ना तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी हवाएं चलती हैं भारत में, तो साउथ वेस्ट चलती हैं। कौन सी चलती हैं? साउथ वेस्ट। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। साउथ वेस्ट विंड चल रही है ऊपर, और यहां से क्या होगा, जब गर्मी का टाइम होगा, जब 21 जून के समथिंग की बात है, 21 जून या उसके कुछ समय पहले की बात करें, तो इस अरेबियन सी पर हीट या सनलाइट ज्यादा गिरेगी। सनलाइट ज्यादा गिरेगी तो यहां पर क्या होगा? वेपराइजेशन होगा, इवोपरेशन होगा, और उससे क्लाउड फॉर्मेशन होंगे। उससे क्या बनने वाले हैं? यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, ये क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और ये क्लाउड फॉर्मेशन होने के साथ में फिर क्या होगा? जब हवाएं चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं इन क्लाउड्स को लेकर इस धरातल या ये जो आपका अर्थ वाला पार्ट है, लैंड वाला पार्ट है, उस पर आ जाती है। राइट, जब उस पर आ जाएंगी तो यहाँ पर बहुत सारी ऊंची उबड़ खाबड़ पहाड़, है ना, पर्वत, पठार, ऐसी चीजें मिलेंगी, और वहां से टकरा कर ये जो बादल हैं, ये बादल यहाँ भारत में क्या करवाने लगते हैं? बारिश करवाने लगते हैं। बादल यहाँ क्या करवाने लगते हैं? बारिश। क्लियर है ये बात? ये बादल बनाए मैंने, है ना, क्लाउड्स हैं ये। ठीक है, क्लियर। और जब बारिश हो जाती है तो फिर हवाएं जो है वो थोड़ी हल्की हो जाती है, लाइट वेट। आप सोचिए, यहाँ से जो हवाएं जा रही हैं वो हवा अपने साथ में बादल लेकर जा रही है। बादल में क्या है? पानी, और पानी कैसा होता है? हेवी। तो ये बादल जो है थोड़े नीचे चलते हैं। जब किसी माउंटेन से या किसी प्लेट्यू से या किसी पठार से या कहीं पहाड़ से टकरा कर ये बारिश करवाते हैं, तो ये पानी ड्रॉपलेट नीचे गिर जाती है, और ये हल्के होकर थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, और फिर उसको क्रॉस करके आगे जाते हैं। फिर अगर और कोई बड़ा पर्वत आ गया तो उससे टकरा कर वो पानी बचा हुआ वहां गिरा देते हैं, जैसे हिमालय के आसपास होता है। ठीक है,
तो ये सारे ये सारी हवाओं के साथ में हमारे क्लाउड्स चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्या होता है कि जब ये सारे क्लाउड्स यहां चले जाते हैं तो ऊपर हिमालय से टकराकर ये वापस आते हैं, ठीक है। इनकी हवाएं जो है चलते समय पहले ऐसे चलेंगे और फिर इनकी जो है वो डायरेक्शन बदल जाती है और हिमालय से टकराकर ये वापस आते हैं। जब हिमालय से टकराकर वापस आते हैं तो फिर से एक बार मध्य प्रदेश और भारत के कुछ हिस्सों में ये बारिश करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं लौटता मानसून। जिसको क्या कहते हैं? लौटता मानसून। ये लौटता हुआ मानसून है उधर ऊपर से। तो ये कौन सी है? जो हवाएं खुद यहां से चली अर्थ से और ऊपर जाकर हिमालय से टकराई और वहां से वापस आ गई, इसको हम कहते हैं लौटता मानसून, रिट्रीविंग मानसून, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? रिट्रीविंग मानसून, ठीक है। और ये फिर बारिश करवाता है। तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है इससे, तमिलनाडु में इससे बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब क्या केवल अरेबियन सी से बारिश होती है मध्य प्रदेश में? तो नहीं, पर क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेजर पोर्शन ऑफ द रेनफॉल वो कहां से रिसीव होता है हमें? तो वो मिलता है हमें अरब सागर, अरेबियन सी से। तो याद रखना है, पीएससी में क्वेश्चन भी है कि मध्य प्रदेश का अधिकांश जो वर्षा ऋतु है, अधिकांश वर्षा ऋतु में जो अधिकांश जल है या वर्षा जो है वो कौन से सागर से होती है? अरब सागर से, ठीक। कम किससे होती? बे ऑफ बंगाल से। कुछ हवाएं जब इस तरीके से चलेंगी है, यहाँ साइक्लोन फॉर्मेशन होते हैं। आपने इस साल देखा है ना 2024 की, अगर आपने रेनी सीजन देखा होगा तो बहुत वियर्ड रही। और मैंने तो ये भी न्यूज पढ़ी है कि ये जो कई सालों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि बारिश जो है वो लगातार होती रही, कई सारे साइक्लोन उठे और कई बार मध्य प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में भी बारिश की चेतावनियां दी गई और वहां पर बारिश हुई, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने जैसे क्लाइमेट पढ़ा तो हमने क्लाइमेट में एक बात बोली, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। तो जरा यहाँ देखिए आप, ये क्या है? मिड जून से लगाकर मिड सितंबर। अब बुक्स अभी जो है ना वो कहां तक दे रही है आपको? मिड सितंबर तक दे रही। लेकिन आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार अक्टूबर में भी बारिश हुई। मध्य प्रदेश में इस बार अक्टूबर में भी बारिश होती है, इसलिए थोड़ा सा इस बार का रूटीन चेंज हुआ है। बारिश इस बार थोड़ी अलग हुई। अदरवाइज यहां से बे ऑफ बंगाल से कुछ ही साइक्लोन उठते हैं और वो ये मध्य प्रदेश में बारिश करवाते हैं, ठीक है। आपको जो पॉइंट याद रखना है वो मैं अगले पेज पर आ रहा हूं, उसमें बताता हूं। देखिए, एक मिनट, है ना। देखिए यहां पर लिखा है, ये लिखा है विंड डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ये चल रही हैं। और कुछ हवाएं जो हैं इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से भी एंटर करती है। ये मैंने डायरेक्शन यहां बना दी है। फिर हम बात करें हमारे रेनी सीजन की, स्पेशली किसकी बात करें? रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या होता है कि हमारे मध्य प्रदेश का अधिकांश वर्षा ऋतु में जो जल प्राप्त होता है हमें, वो कहां से मिलता है? तो अरेबियन सी से मिलता है। कहां से मिलता है? अरेबियन सी। क्लियर है? ये बात आपके सामने आ गई अब कि अधिकांश जल जो हमें मिलेगा वो अरेबियन सी से, और जो कम मिलता है वो बे ऑफ बंगाल से। तो अरेबियन सी से लगभग 75 से 80% रेनफॉल मिलती है और 20 से 25% हमें बे ऑफ बंगाल से मिलती है। फर्स्ट रेन का क्वेश्चन वैसे तो नहीं आएगा, पर अगर आ गया कि मध्य प्रदेश में पहली रेन कब स्टार्ट होती है, कब से स्टार्ट होती है, तो आप याद रखें यहाँ पर कि ये 15 जून से मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु या ये रेनी सीजन को प्रारंभ माना गया है। मैंने सारी जगह सेशन लिख दिया, आई थिंक सीजन की जगह, है ना। यहां समझाते हुए मैंने आपको सेशंस लिख दिए हैं, अब ये सीजन लिखना था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सीजन, ठीक। ये हमारी वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए, अब उसके बाद मैक्सिमम रेनफॉल, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो कहां होता है और कितना होता है। अगर कितना नहीं मिले तो भी कहां, तो याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश का मैक्सिमम रेनफॉल जो रिसीव करता है वो पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जगह जो है वो पचमढ़ी है। कितनी बारिश होती है? तो यहां पर याद रखें 200 सेंटीमीटर पर एनम, प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर यहां पर बारिश होती है। मिनिमम रेनफॉल की बात करें कि सबसे कम बारिश कहां होती है, तो गोहद, या फिर आप इसको डायरेक्टली भिंड जिले में याद रख सकते हैं। गोहद एक प्लेस है जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे कम बारिश होती है।
अब अगर थोड़ा सा आपको पुराना लेक्चर याद है जहां पर हमने ज्योग्राफिकल डिवीजन या भौगोलिक विभाजन पढ़ा था, तो वहां पर हम देख रहे थे कि मालवा नर्मदा सोन घाटी में लगभग 125 सेंटीमीटर, उससे ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको मालवा का जो दक्षिणी भाग दिखेगा वहां भी 125 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे मालवा में आप उत्तर की तरफ या नॉर्थ साइड में बढ़ते हैं, रेनफॉल जो है वो कम होते जाता है और आपको 75 सेंटीमीटर पर ईयर तक दिखने को मिलता है। उससे ऊपर मध्य भारत का पठार है जिसको आप सेंट्रल इंडिया प्लेटू कहते हैं, वहां पर भी बारिश 75 सेंटीमीटर से कम होती है। और उसमें एक प्लेस है आपको मध्य भारत के प्लेटू में भिंड दिखाई देगा जहां पर गोहद पड़ता है। गोहद में केवल और केवल 75 सेंटीमीटर पर एनम की बारिश होती है। ये मध्य प्रदेश का लीस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया है। इसमें मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा ऋतु होती है। फिर बात करें मध्य प्रदेश की एवरेज रेनफॉल की, तो एवरेज रेनफॉल इन योर बुक्स इज 112 सेंटीमीटर पर ईयर। पर रिसेंटली अगर हम देखें जो हमारे गवर्नमेंट के डेटास आते हैं, ये 2023 का है क्योंकि अभी 24 का डेटा मुझे कहीं मिला नहीं है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका 112 सेंटीमीटर फिक्स है। लेकिन अब 102 सेंटीमीटर पर एनम होने लगी है बारिश, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो 112 सेंटीमीटर रखें, काम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद इसको जब आपने समझा, ये हमारी रेनी सीजन हो गया। ये क्या हो गया? रेनी सीजन हो गई। हमने कुछ डिवीजन किए, उसमें एक डिवीजन हमने ये भी बताया है, इसको भी थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है, भारतीय परंपरा है, उसमें कितने प्रकार के सीजन्स मिलते हैं, तो याद रखें वहां पर 6 प्रकार के सीजन की बात की गई है। वो 6 कौन कौन से हैं? तो एक है हमारा बसंत ऋतु, दूसरी हमारी ग्रीष्म ऋतु, तीसरी हमारी वर्षा ऋतु, फिर हो जाएगी शरद ऋतु, फिर हो जाएगी हेमंत ऋतु और फिर हो जाएगी शीत ऋतु। ये 6 हमारे पास क्या है, मध्य प्रदेश में या भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ सीजन चलते हैं। बसंत को स्प्रिंग कहते हैं, मैंने यहाँ पे मंथ भी लिख दिए हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो समर है, इजीली आपको पता है। वर्षा ऋतु की बात करें तो रेनी सीजन होगा। शरद, ऑटम जिसको कहते हैं, सितंबर अक्टूबर है ना, ये शरद वाला महीना होता है। हेमंत ऋतु की बात करें तो ये प्री विंटर होता है। हेमंत मतलब प्री विंटर, नवंबर दिसंबर। आप अभी का माहौल देखिए, रीसेंट माहौल आपको ये हेमंत ऋतु वाला चल रहा है। देन आपके पास शीत ऋतु जिसको शिशिर भी कहते हैं, आपको जनवरी फरवरी में एक्सट्रीम ठंड दिखाई देती। ये हमारी किसके अनुसार है? ये भारतीय परंपरा है, ट्रेडिशन है, इसलिए इसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। बस केवल ये मैंने यहाँ मेंशन किया कि कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाती बात कि यार हमने ये भी तो पढ़ा। और मेरी क्लास के स्टूडेंट अभी जो है वो कोई भी मुझे कमेंट करके डाउट नहीं पूछ रहे हैं, तो मैं आपको सीधा एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप डाउट्स अपने लेकर आए। आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछें। जैसे जी, रवि का चैट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए। जी थोड़ा लेट हो गया है ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर इन जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए अच्छी बात है। अब रेनी सीजन में भी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेनी सीजन जो होता है वो मध्य प्रदेश में चौमासा कहलाता है। मध्य प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? चौमासा। तो ये हमारा रेनी सीजन की बात हो गई, चौमासा कहलाएगा। बारिश कैसे हुई, और बारिश में जो आप ये मध्य प्रदेश के देखें, सबसे ज्यादा बारिश आपको जो दिखाई देती है वो कहां दिखाई देती है? तो आपको इस साउथ वाले पार्ट में। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा 2 पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है आपको, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा आपको 2 पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं, और ये पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में और नीचे की साइड क्या होता है, यहां से हवाएं चल रही, देखिए क्लाउड्स जा रहे हैं। 1 जून यहाँ जो डेट लिखी हुई है, ये 1 जून की जो डेट है ये केरला में बारिश करवाती है। ये कहां बारिश करवाती है? केरला में। मध्य प्रदेश में बारिश स्टार्ट होने का टाइम कब दिया गया है? तो वो आप याद रखें 15 जून दिया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश कब से शुरू होती है? तो वो 15 जून से होती है, ठीक। मध्य प्रदेश की बारिश, और आप बोलें कि मध्य प्रदेश में बारिश, जैसे ये हवाएं पहुंची, विंड्स जा रही हैं यहां से, तो विंड्स जो हैं इस आपके विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच फंस जाती हैं। तो एक तो इन दोनों के बीच अच्छी बारिश करवाती है। यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये विंड्स यहाँ जा रही है, यहाँ हो रही। और दूसरा, ये जो विंड जा रही है वो नीचे से भी क्या होगा, यहाँ टकरा जाएंगी और यहाँ पर जाकर बारिश करवा देंगी, ठीक। ये होता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, इस तरीके से बारिश होती है, ठीक। अच्छा, रेनी सीजन जब खत्म होगा तो एक सेकेंड समर आता है। क्या आता है? सेकेंड समर। वो मध्य प्रदेश का सेकेंड समर आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश में सेकेंड समर नाम की कोई चीज होती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे थोड़ा और। अब हमारे पास आएगा कि ये मैंने आपको रेनफॉल के अकॉर्डिंग बताए हैं
कि अगर मध्य प्रदेश में सीजन्स का क्लासिफिकेशन करें, किसका, सीजन का, और वो भी किसके अकॉर्डिंग करें, वो करें हम लोग रेनफॉल के बेसिस पर, रेन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, तो हमें मध्य प्रदेश में जो है वो 4 टाइप से अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलते हैं। 4 अलग अलग टाइप के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो 4 टाइप देखेंगे अब हम, है ना। 4 टाइप में चलिए, पहला एक है एक्सेसिव रेनफॉल वाला एरिया। कौन सा एरिया, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो, एक्सेसिव रेनफॉल, ठीक है। एक्सेसिव रेनफॉल वाले एरिया वो वाले होंगे, याद रखना पड़ेंगे, क्यों, रेनफॉल अगर याद रखोगे तो रेनफॉल से क्रॉप्स याद रहेंगी इजीली, रेनफॉल से क्रॉप याद रहती हैं। तो याद रखें पचमढ़ी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पचमढ़ी में जो है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। बालाघाट और सिवनी वाले जो क्षेत्र हैं ये एक्सेसिव रेनफॉल वाले हैं, और ये सब मोर देन 150 सेंटीमीटर पर ईयर की रेनफॉल रिसीव करते हैं, इनको इतनी बारिश वहां होती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि एवरेज से ज्यादा, कौन सी, एवरेज से ज्यादा अगर हम बोलते हैं कि कौन सी रेनफॉल होती है किस तरीके से, तो कितनी होती है, तो एवरेज से ज्यादा आप मध्य प्रदेश में एवरेज मैंने अभी आपको बताया कि 112 सेंटीमीटर है। तो हम यहां याद रखेंगे कि जो लगभग 100 से 150 के बीच, कितनी, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच जहां बारिश होती है वो औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाएंगे, जैसे सीधी, उमरिया, बैतूल, अनूपपुर। ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि ये मेरे पूर्वी मध्य प्रदेश की बात चल रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है वो बारिश ज्यादा होती है, पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है वो बारिश ज्यादा होती है। जब ये पश्चिमी क्षेत्र आता है तो बारिश थोड़ी कम होने लगती है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे द रीजन ऑफ एवरेज रेनफॉल। हम किसकी बात करने वाले हैं, एवरेज रेनफॉल वाले क्षेत्र की बात करने वाले हैं। और एवरेज रेनफॉल जो होता है वो कितना होगा, औसत वर्षा वाला क्षेत्र, तो ये लगभग हमारा 75 टू 100 सेंटीमीटर के बीच जो बारिश होती है। 75 से 80 की जो बारिश होती है, सॉरी 75 से 100, 75 टू 100 जो है, ये जो बारिश होती है औसत वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और ये भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, मतलब मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे एवरेज बारिश होती है। फिर पश्चिमी भाग को अगर देखें तो एरिया विद दी लो रेनफॉल, हम इसको क्या याद रखेंगे कि ये लो रेनफॉल वाले एरियाज हैं। और लो रेनफॉल कहां होता है, तो लो रेनफॉल जो होता है वो होता है नीमच, मंदसौर, रतलाम, भिंड। कितना, 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बेसिस किस बेसिस पे डिवाइड किया आपने, तो 2 याद रख सकते हैं, या तो आपने रेनफॉल, कितना रेनफॉल, या रेन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं कि रेन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिवाइड हुआ है ना। मध्य प्रदेश में रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया, ठीक, ओके। अब एक सीजन हमारी हुई, अब आती है हमारी विंटर सीजन। कौन सी, विंटर सीजन, ठीक, जो अभी अब आने वाली है मध्य प्रदेश में। अब विंटर सीजन आने वाली है, अच्छी एक्सट्रीम वाली, जहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। दिसंबर से फरवरी इसका टाइम है। फिर बात करें इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सियाला कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको विंटर सीजन को सियाला कहा जाता है। माइनर रेनफॉल जो होता है, कम वर्षा ड्यूरिंग दिस सीजन, एंड इसको जो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, थोड़ी बहुत जो बारिश हो जाती है उसको क्या कहते हैं, मावठा कहते हैं, जो अभी अपनी बात हुई थी, ठीक है, मावठा, है ना, क्लियर। इसी समय में छोटी मोटी थोड़ी बारिश हो जाती है उसको मावठा कहते हैं। और कहा कि किसानों के लिए हेल्पफुल होती है, तो रबी क्रॉप्स जो कि ठंड में बोई जाती है उनके लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आगे बढ़े, आता है नेक्स्ट हमारा समर सीजन। अगला हमारा क्या है, समर सीजन है, ठीक है। समर की बात करें तो समर का टाइम पीरियड, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा, टेम्परेचर इस समय ज्यादा, मार्च से जून आपको मिलने वाला है। क्या कहते हैं, यूनाला कहते हैं। ये हमारी बात हो चुकी है कि इसको क्या कहेंगे, यूनाला कहेंगे इसको। फिर हमने कहा कि इस सीजन में जो है वो विंड फ्लो नॉर्थ इंडिया की तरफ होता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एमपी में ये लाइन कई बार पूछी गई है। ठीक, देखो क्या है लिखा है कि नोन एज लू, ठीक है, ये ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में और भारत में पूरा है ना, समर में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में
उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा लोकल वर्ड है लेकिन याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि ये लू कब चलती है या क्या है, कहां पे। तो उत्तर भारत में गर्मियों में, और ये हमारा मध्य प्रदेश में भी लू कहलाती है, ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए इसके आगे और बढ़ेंगे अब अपन, जहां पर कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा फैक्ट्स को। चलिए, पहला, मध्य प्रदेश में सीजनल ऑब्जर्वेटरी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले केवल एक थी ऋतु वेधशाला जो कि इंदौर में है ना, लेकिन अब जो है वो मॉडर्न सीजनल ऑब्जर्वेटरी आ गई जिसको आधुनिक वेधशाला, ऋतु वेधशाला कहते हैं, वो उज्जैन में स्थापित हुई है। और ये जो पहले वाली है इसका नाम क्या है, चंद्रशेखर वेधशाला, इसका नाम है एस चंद्रशेखर वेधशाला। जंतर मंतर कहां है, तो वो मध्य प्रदेश में एकमात्र जंतर मंतर उज्जैन में पड़ता है, सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था, सवाई राजा जयसिंह। ठीक है, राजस्थान के राजा थे, राजस्थान में जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। बेस्ट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में पूछी हुई लाइन है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु को एक व्यक्ति आया, फॉरेनर है ये भारत आता है, भारत में केवल एजुकेशन लेने के लिए आता है, एजुकेशन लेने आता है और बोलता है कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का जो मालवा है, स्पेशली मालवा का जो क्लाइमेट है वो जो है वो यहाँ का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्लाइमेट है। ठीक है, और ये किसने कहा है, तो फाहियान ने कहा है। चाइनीज ट्रेवलर था, चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने भारत आया हुआ था, और इसने कहा कि मध्य प्रदेश का बेस्ट क्लाइमेट, सॉरी वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट मध्य प्रदेश के मालवा में मिलता है। ठीक, अब ये जो बात है ये इसलिए भी कही गई, और आप मॉडर्न डेज में क्या पढ़ते हैं, तो मॉडर्न डेज में आप बोलते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का मालवा जो है, मध्य प्रदेश का मालवा जो है, उस मालवा में ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंड। जैसे मैं फैक्ट यहां पे मेंशन कर देता हूं मालवा के बारे में, ऊपर ही हम जब पढ़ रहे थे, तो यहां याद रखें आप, है ना, बेस्ट क्लाइमेट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, बेस्ट क्लाइमेट कौन सा है वर्ल्ड में, तो ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था फाहियान ने। किसने कहा था, फाहियान ने कहा था। ठीक है, किसको बताया, तो मालवा की जलवायु को बताया, मालवा की जलवायु को। ठीक, मालवा की जलवायु को बताया। क्लियर है ये बात। चलिए इसके बाद अब ध्यान से सुनना, मालवा की जलवायु को क्यों बताया, या आज हम क्या समझते हैं, तो आज हम ये समझते हैं कि मालवा की जो जलवायु है, मालवा की जो जलवायु है वो सम जलवायु की कैटेगरी में आती है। किसमें आती है, सम जलवायु। इसको क्या कहते हैं, सम जलवायु कहते हैं। अब सम जलवायु क्यों कहते हैं, तो वो भी समझना। सम मतलब आइसोक्लाइमेटिक है, ये कैसा है, आइसोक्लाइमेटिक। वो इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज्यादा ठंड। तो ये मालवा की जलवायु के बारे में पॉइंट इतना याद रखना है आपको। किसने कहा था, तो फाहियान ने कहा था। क्या कहा था कि मालवा की जलवायु विश्व में सबसे अच्छी जलवायु है, बेस्ट क्लाइमेट इन दी वर्ल्ड है। और इसके बारे में पॉइंट ये है कि सम जलवायु मतलब नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक, नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, मतलब ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, ये बातें बोली गई थी। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब कुछ और फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट जो हमारी क्लाइमेट से रिलेटेड या टेम्परेचर रिलेटेड है, ये आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं ना। ये थोड़े से डाउट वाले पॉइंट्स भी हैं, डेटा भी इसमें कई बार आपको ऊपर नीचे मिल जाता है,
बट आप अभी फिलहाल में तो जो बताया जा रहा है वो उसको याद रखें। देखो पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो वो 33 डिग्री सेल्सियस है ना। मध्य प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर एनुअली अगर देखा जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। विंटर के समय, कब? विंटर में अगर हम बात करें तो विंटर में यही टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना मानते हैं, तो हम लोग 18 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। कितना मानते हैं? 18 डिग्री सेल्सियस। फिर वहीं पर समर में अगर देखें कि समर में कितना है टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर की अगर बात करें तो समर में जो एवरेज टेम्परेचर आप देखते हैं वो 42 डिग्री सेल्सियस देखते हैं। ठीक। मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर कब, कौन से महीने में देखने को मिलता है, तो मई महीने में। किस में देखने को मिलता है? मई में। ये मंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ये अब किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? मंथ। पहले कितना है वो बात किया हमने, फिर हमने कहा कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा, तो मई में। मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस किस में देखने को मिलता है, सर्वाधिक तापांतर सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, तो वो मार्च में मिलता है। और मिनिमम टेम्परेचर कब देखने को मिलता है, तो वो जनवरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो इनकी दो तीन बातें हैं वो लिख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। ये क्या लिखा है? मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर है ना, इसको बोला गया है मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर का क्या बोलेंगे? अधिकतम औसत तापमान। अधिकतम औसत ताप लिख दूं तो चलेगा, औसत ताप। चलो ठीक। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस मतलब अधिकतम तापांतर कहां देखने को कौन से मंथ में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है हमें मार्च के महीने में। और मिनिमम टेम्परेचर मतलब हम यहां कहेंगे मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो है वो किस महीने में मिलता है, तो वो है जनवरी के माह में। ठीक। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। और इनके अलावा टेम्परेचर रिलेटेड फैक्ट, ये क्या है? ये सब तापमान संबंधी फैक्ट्स हैं। ये किससे संबंधित है? तापमान संबंधी तथ्य, फैक्ट्स यानी तथ्य। ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड कहां पर, तो इसके ना आपको कई सारे आंसर मिलते हैं और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता भी है, बट फिर भी एक तो आप गंज बासोदा याद रखें। गंज बासोदा कहां है? विदिशा में है। गंज बासोदा कहां है? विदिशा में। कितना टेम्परेचर है, तो 48.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इस जगह का टेम्परेचर 48.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये पुराना हो गया। फिर बड़वानी में रिकॉर्ड होता है 49.6 डिग्री सेल्सियस। ये तो हुआ ही हुआ था, बड़वानी का रिकॉर्डेड चल रहा था। गंज बासुदा से कहां पहुंचे? बड़वानी। लेकिन उसके बाद नौगांव जो है, जो कि आपको छतरपुर में पड़ता है, वहां 49 डिग्री सेल्सियस से कुछ ऊपर पॉइंट्स में वो भी मिल गया। इसलिए आप तीनों फैक्ट याद रखेंगे। अगर आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन आए तो या तो वो पूछेगा गंज बासोदा से, जो कि ओल्ड आउटडेटेड क्वेश्चन है, या वो बड़वानी दे देगा, जो कि अभी कई सारी बुक में चल रहा है। अदरवाइज फिर आपको ये छतरपुर वाला आंसर याद रखना पड़ेगा। नौगांव जो है वहां पर 49 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है। चलिए अब मिनिमम एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड कहां है, तो शिवपुरी में जो है वो कम रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन आजकल पचमढ़ी में भी टेम्परेचर काफी डाउन चलता है। दोनों आंसर कभी नहीं आते हैं, हमेशा याद रखना आंसर एक ही मिलेगा। इसलिए मैंने तीन फैक्ट या दो फैक्ट जो लिखा है उसका रीजन ये है। क्वेश्चन बेस होगा तो अगर किस पे बेस्ड होगा, कि अगर उनको देना है पुराने टाइप का क्वेश्चन तो ये गंज बासोदा वाला आपको पकड़ा देंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, है ना। और नहीं तो फिर उनको थोड़ा सा रिसेंट जाना होगा तो वो चले आएंगे बड़वानी वाले डेटा के ऊपर कि आप यहां से बताइए। और अगर इसके अलावा ये भी नहीं पूछना हुआ तो जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा जो मिलता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर कम कितना और ये, तो वहां पर आपको नौगांव देखने को मिल जाता है। तो ये तीन इसलिए अलग अलग डेटा दिए हैं। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं हमारे मिनिमम टेम्परेचर की, तो शिवपुरी भी याद रखें आप, शिवपुरी में रिकॉर्ड हुआ था, है ना। और अगर नहीं तो रिसेंटली अगर देखेंगे तो पचमढ़ी जो है, पचमढ़ी में टेम्परेचर कम रिकॉर्ड हुआ है। तो ये दोनों आंसर आपको याद रखना है। ठीक। टेम्परेचर डिफरेंस कब ज्यादा होता है या कब ज्यादा मिलता है हमें, तो टेम्परेचर डिफरेंस एक तो मैक्सिमम हमें कब मिलता है, अगर हम नॉर्थ मध्य प्रदेश में जाएं। किधर जाएं? नॉर्थ मध्य प्रदेश में जाते हैं तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा मिलता है। लेकिन इसको इस तरीके से याद रखें कि जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा मिलते जाता है। ठीक। कोई समस्या यहां तक? कोई भी समस्या हो तो मुझे अभी बता दीजिएगा।
ये हमारा पार्ट है क्लाइमेट वाला, ये हमारा पार्ट है जो आज हमने पूरा टोटल किया क्लाइमेट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी मध्य प्रदेश की रिवर्स, ठीक है। तो पूरा टोटल रिवर के बारे में पढ़ेंगे, उसका कंटेंट देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि अभी देखिए आपका ये जो लेक्चर है ये आपको YouTube पे डेमो के फॉर्म में मिल रहा है। हमारी जो बैच चल रही है रिद्धि सिद्धि, उसके आपको डेमो लेक्चर्स जो हैं वो कहां मिलेंगे, वो YouTube पे मिलेंगे, है ना। उसके आपको डेमो लेक्चर्स कहां मिलने वाले हैं, YouTube पर, और ये आपके लिए फ्री होते हैं, आप भी सब जानते हैं ये बात। आपको अगर हमारी क्लासेस लेना है तो डेमो के अलावा जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, है ना, जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर चल रही हैं। और वो एप्लीकेशन जो है, वो एप्लीकेशन का नाम आप सभी लोगों को अब तो अवेयर होंगे आप लोग, और अगर नहीं जानते तो एप्लीकेशन है नेविगेट प्राइम। एप्लीकेशन का नाम क्या है, नेविगेट प्राइम। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेविगेट प्राइम के अलावा अगर आप वेब में देखना चाहते हैं, कहां देखना चाहते हैं, वेब मतलब आप उसको पीसी कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए आपका, तो आप इसको वेब में भी देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ऑफिस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर कर आप हमारी और ज्यादा जानकारी और इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए नंबर लिख लीजिएगा। ये नंबर है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं देखना तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।